नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइए। लास्ट में पूरा स्कोर बताइए कि 30 में आपका कितना सही हो रहा है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप मॉक टेस्ट के रूप में देखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, या फिर उन्हें खेलने का मौका मिले, या उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या कड़ा अनुशासन हो। तो बच्चे कहां सीख सकते हैं आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पे आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा बच्चे उसी वातावरण में दोस्तों सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं उनके भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है, वहां बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपको बताना है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या अधिगम अंतरण का। यहां पे आपका जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। इसका मतलब वह जो है शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे आपका अनुकरण प्रेक्षण अधिगम, मतलब कि प्रेक्षण अधिगम बिल्कुल आपका यहां पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए आपको बताना है। सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, या समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों समुचित उपचारात्मक कार्य से विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? बच्चे का शुभचिंतक है, या उसमें ज्ञान की कमी है, या वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो यहां पे आपका जवाब क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहां पे डी ऑप्शन, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगर कोई शिक्षक दोस्तों बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो इसका मतलब है कि शिक्षक जो है संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। ऑप्शन है, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, या फिर यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है, या भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। ठीक है, जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या करता है? संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं आपको बताना है। ऑप्शन है, वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्रायः शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां होती हैं वे कैसे सीखते हैं इस ओर संकेत करती हैं। बच्चे जब गलतियां करते हैं तो इससे पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वे कैसे सीखते हैं यह बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वह किससे पीड़ित है? क्या शब्द जबलिंग विकार से, या डिसलेक्सीमिया से, या डिसलेक्सिया से, या डिसमोरफीमिया से? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा शब्दों के हेर फेर को नहीं पहचान पाता है तो वह शब्द जबलिंग विकार से पीड़ित होता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, शब्द जबलिंग विकार। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तभी हो सकती है जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ उपचारात्मक या सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। ऑप्शन है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके यह उचित नहीं है, धार्मिक शिक्षा का महत्व दे करके, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बता करके। तो नियम भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कब होना चाहिए? सप्ताह में एक बार होना चाहिए, या प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, या अलग से संचालित करना चाहिए, या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन हो जाएगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार होना चाहिए। सप्ताह में एक बार जो है बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल, ये सभी गतिविधियां दोस्तों इनका जो है संचालन एक बार सप्ताह में जरूर करना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म गतिक कौशल की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका लिखना जो है ये क्या है? एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखना दोस्तों क्या है? एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? क्या उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे कि आपका बच्चा चिंतित है, कुंठित है? तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो आपका जवाब क्या है, आप लोग बताइए यहाँ पे। देखिए दोस्तों, कक्षा 4 का एक बच्चा अगर सदैव चिंतित रहता है या कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धिलब्धांक होगा। बुद्धिलब्ध बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों? बुद्धिलब्ध बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ पे मानसिक आयु दोस्तों 12 वर्ष है और वास्तविक आयु या फिर शारीरिक आयु कितना है? 10 वर्ष है। सूत्र क्या होता है? पहले मानसिक आयु लिखेंगे, तो मानसिक आयु 12 है, 12 लिखेंगे, बटा वास्तविक आयु या शारीरिक आयु लिखेंगे, तो वास्तविक आयु यहाँ पे 10 वर्ष है, फिर गुणे 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 10 से 100 कट जाएगा, 10 दहम्मा 100, और ये 12 का जो है 10 में गुणा हो जाएगा, तो 12 दहम्मा 120 आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है आपको बताना है। ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि यह उपयुक्त नहीं होती है दोस्तों। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल यह भी जो है उचित नहीं है दोस्तों। ठीक है, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। यहाँ पे दोस्तों समेकित शिक्षा क्या इंगित करता है? आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों समेकित शिक्षा, जहां सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल हो। ठीक है, समेकित शिक्षा वही इंगित करती है जहां सामान्य बच्चे एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल हो। यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? यहाँ पे दोस्तों देखिए, लड़कियों को वरीयता दिया जा रहा है। जहां पर केवल लड़कियों को वरीयता दिया जाए या केवल लड़कों को वरीयता दिया जाए, तो वह क्या दर्शाता है? वह दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यहाँ पे बताना है विकास का सिद्धांत क्या है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या यह विकास का सिद्धांत है? यह गलत है दोस्तों। विकास का सिद्धांत क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यहाँ पे नहीं बोला इसलिए गलत हो गया। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, या सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या विकास हमेशा रेखीय होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन।
सभी की विकास दर दोस्तों समान नहीं होती है, यह बिल्कुल सत्य है, अलग अलग होती है। विकास दर जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। और विकास की सभी प्रक्रिया दोस्तों अंतः संबंधित होती हैं। यहाँ पे नहीं बोला इसलिए यह भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, या दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, या कक्षा से चला जाए, या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी शिक्षण विधि बदल दे, ठीक है, उसमें सुधार करे, सुधार की कोशिश करे कि किस प्रकार से हम शिक्षा दे बच्चों को ताकि उनके समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किस पक्ष में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। देखिए व्यवहार का करना पक्ष जो होता है ये सीखने के गति के क्षेत्र में आता है। किस में आता है, सीखने के गति क्षेत्र में आता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किसमें सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने में, या शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, या औचित्य स्थापित करने में। तो आपका जवाब क्या है, आप लोग यहाँ पे बताइए। देखिए दोस्तों, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का क्या कारण हो सकता है। क्या शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, या शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारधारा नीति, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या बालक का लालन पालन। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में अधिगम शैलियों में अंतर हो सकता है। इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारधारा नीति। यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, आपको बताना है। ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, या लिखना, बोलना, पढ़ना। यहाँ पे दोस्तों क्रम आपको बताना है। चारों सेम ही है, केवल क्रम यहाँ पे चेंज हुआ है। तो सही क्रम क्या है आपको यहाँ पे बताना है। सही क्रम दोस्तों क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले सुनने का काम, फिर बोलने का काम, फिर पढ़ने का काम, फिर लिखना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव व्यक्तिगत परिणाम है या मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है आपको बताना है। केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही जवाब होगा यहाँ पे मानव व्यक्तित्व जो होता है ये आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं आपको बताना है। अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, या मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे होते हैं वह किस आयु वर्ग में होते हैं, वह जो है 2 से लेकर के 7 वर्ष में होते हैं। पियाजे ने इसे कौन सी अवस्था बताया है, पियाजे ने इसे दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है या जो बच्चे 1 और 2 स्तर के होते हैं 2 से 7 वर्ष में, वे जो है मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब होगा, शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ पे आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है
ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सामाजिकरण का तात्पर्य क्या होता है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की क्षमता का विकास करना। तो इसलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की क्षमता का विकास करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण गुण आपको बताना है प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए। ऑप्शन है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, या धैर्य और लगन। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का दोस्तों प्रमुख गुण क्या होता है, धैर्य और लगन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है, धैर्य और लगन होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस स्तर के जो बालक होते हैं, जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं, उनकी मानसिक क्षमता बहुत कम होती है और अधिगम कार्य बहुत धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके अंदर धैर्य होना चाहिए और लगन होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, कौन सी थीम सबसे अच्छी है, आपको बताना है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि जो बालक होता है वह सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखता है। वह अपने परिवार में बड़ा होता है, वह अपने परिवार के लोगों से घुलता मिलता है, उनसे सीखता है, बोलना सीखता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा परिवार जो रहेगा वह सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण में जो बच्चा होता है वह वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण का समय क्या होता है दोस्तों, इसका जो समय होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है, या 0 से आप 2 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसका समय क्या है, 2 से लेकर के 7 वर्ष है। और तीसरा है दोस्तों आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय क्या है, इसका समय 7 से लेकर के 11 वर्ष है। और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसका समय क्या है, 11 से लेकर के 15 वर्ष है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका केवल ए ऑप्शन सही है, संवेदी प्रेरक चरण। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, या नियंत्रणकर्ता की। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होनी चाहिए। दोस्तों किसकी होनी चाहिए, एक सुगमकर्ता की होनी चाहिए। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहां पे 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए यहां पे 30 में आपका कितना स्कोर सही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में यह भी बताइए। अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।